हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और फ़िलहाल अगर आप क्वेश्चन को दोबारा भी देख लेते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा, आपको अच्छी तरह याद भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई डाउट आपको लग रहा है, किसी तरह की हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, तो आप कमेंट में जाकर के उस त्रुटि से मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा उससे संबंधित, ताकि मैं अपनी त्रुटियों को दूर कर सकूँ वहाँ पर, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चंस आंसर में गलत हो रहा है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में जाकर के, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी त्रुटि को सँभाल पाऊँ, ठीक है? फ़िलहाल मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। प्रथम प्रीमियम रसीद एफपीआर जो होती है वो क्या दर्शाती है? एफपीआर का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, कभी-कभी पूछा जा सकता है कि एफ, पी और आर का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो यानी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट बोला जाता है, यानी प्रथम प्रीमियम रसीद यहाँ पे दिया भी है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको बुक चाहिए, जो बुक का पीडीएफ है, यानी आईआरडी से संबंधित, आईआरडी के एग्ज़ाम से संबंधित, या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीएससी में आप पॉस का एग्ज़ाम दे रहे हो या रैप का एग्ज़ाम दे रहे हो, या किसी भी कंपनी के डायरेक्टली आप इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हो, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उसकी अगर पीडीएफ बुक आपको चाहिए है, तो सेक्शन जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं मेल आईडी अपनी दे दूँगा, और मेल पर जाकर के आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपको मेल के ज़रिए से ही वहाँ पर जो है आपको बुक जो है पीडीएफ बुक उपलब्ध करा दूँगा। वहाँ से आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स साथ में क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रीमियम जो रिसिप्ट होती है उसका वो क्या दर्शाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा है, पॉलिसी को अब रद्द नहीं किया जा सकता है, ये दर्शाएगा, गलत है, ठीक है? और दूसरा है फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई, ये दर्शाएगा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमें पॉलिसी ने एक निश्चित नकद मूल्य प्राप्त किया है, ठीक है? ये देखिए कन्फ्यूज़न करने वाला है कि पॉलिसी ने एक निश्चित नकद मूल्य प्राप्त कर लिया है। यह इस बात का साक्षी है कि एक पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है। तो देखिए, ये 2 ऑप्शन हैं। पहले के 2 ऑप्शंस बिल्कुल ही आपके गलत हैं, इससे रिलेटेड ही नहीं हैं। बट तीसरा और चौथा ऑप्शन अगर हम बात करें तो दोनों लगभग मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स के आंसर देते समय आप विशेष तौर पर सावधानी बरतें। और क्या करना है इस परिस्थिति में कि सबसे पहले देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं तो जो कि बिल्कुल ही आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है वो। तो पहले के देखिए 2 हम क्रॉस ही कर देते हैं, बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में आप कहीं पर भी पढ़ कर के भी आप थोड़ा-सा माइंड लगाएँगे, तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर टिक होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कि इस बात का एक साक्ष्य है कि पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है, यानी पॉलिसी आपकी शुरू हो गई है, ये इस बात को दर्शाता है आपकी पहली रसीद, यानी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जोखिम का द्वितीयक बोझ कौन-सा है? यानी द्वितीयक बोझ किसका? जोखिम का, ठीक है? कौन-सा है वो आपको बताना है। देखिए, पहला क्या है? पहला है हमारा भविष्य में संभाव्य हानियों को पूरा करने हेतु प्रारक्षित निधि को बचाकर रखना, ठीक है? दूसरा है हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सीय लागत, ठीक है? तीसरा है कारोबार व्यवधान लागत, और चौथा है माल नष्ट हो जाने की लागत। तो जोखिम का द्वितीयक बोझ पूछ रहा है, द्वितीयक बोझ। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी भविष्य में संभाव्य हानियों को पूरा करने हेतु प्रारक्षित निधि को बचा कर रखना, सबसे पहला, ठीक है? यानी जोखिम का जो सेकंड द्वितीयक बोझ है वो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान अवधि में प्रीमियम भुगतान की तुलना में क्या होता है? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या बहुत अधिक होगा? आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान अवधि बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, यानी आजीवन अगर बीमा का प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं आप, क्वेश्चन को पहले समझिए कि आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान अगर आप कर रहे हैं, जो अवधि है यानी टर्म जो दिया हुआ है 15 साल, 20 साल, 25 साल, कि जो प्रीमियम होगा टोटल, उसके भुगतान की तुलना में कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वो आपका अधिक होगा, ठीक है?
ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान अवधि बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मानक आयु प्रमाण पत्र का कौन सा एक उदाहरण है? जो मानक आयु प्रमाण पत्र है, एज सर्टिफिकेट का एक एग्जाम्पल है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला हमारा पासपोर्ट चलेगा कि कुंडली चलेगी, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र चलेगा या राशन कार्ड चलेगा? तो देखिए, कुंडली यहाँ पर नहीं चलेगी, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र नहीं चलेगा और आपका राशन कार्ड भी नहीं चलता है, केवल यहाँ पर आपका पासपोर्ट चलेगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि अगर पैन कार्ड है, ठीक है, पैन, तो पैन भी आपका चलेगा। इसके अलावा अगर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है जिस पे डीओबी लिखी होती है, वो भी आपकी चलेगी, या किसी क्लास की आपने 8th क्लास या 9th क्लास की टीसी अगर आप दे रहे हैं, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, ये भी आपका क्या है, आयु प्रमाण पत्र का एक उदाहरण रहेगा। या गेस्टेड ऑफिसर यानी जो डॉक्टर है, वहाँ से अगर आपने मेडिकल जो प्रमाण पत्र होता है डॉक्टर की तरफ से एज सर्टिफिकेट के रूप में, वो भी यहाँ पर आपका मान्य होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने कस्टमर को पॉलिसी दी है, ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर आपने कस्टमर को 10 साल की पॉलिसी दे दी, 10 साल तक लगातार वो प्रीमियम भरता है, तो 10 साल बाद उसको पैसा तो मिलेगा ही भुगतान मैच्योरिटी के समय। लेकिन अगर किसी तरह से वो प्रीमियम 1 साल ही भर पाता है, तो क्या उस कंडीशन में उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 साल भर पाता है, तब भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मिनिमम अगर वो 3 साल भर देता है, तो उसके प्रीमियम भुगतान की गारंटी रहती है। वो पॉलिसी टर्म जब पूरा होगा, यानी 3 वर्ष तो उसने प्रीमियम दे दिया, लेकिन पॉलिसी कितने वर्ष की थी? 10 साल चलनी थी, तो 10 साल के बाद वो उसका पैसा भुगतान पूरा मिल जाएगा। अगर पॉलिसी की कंडीशन के अनुसार देखते हैं, अगर 3 साल उसने प्रीमियम भर दिया है और 3 साल के बाद अगर 5वें साल वो अपना पैसा ले रहा है, तो 5वें साल में जो भी उसका सरेंडर वैल्यू होगा, यानी कुछ चार्जेस वगैरह अगर हैं उस पॉलिसी पे, वो तो पॉलिसी की कंडीशन के अनुसार ही पता चलेगा आपको इस पॉलिसी में क्या है, तो उसमें 5वें साल भी वो पैसा ले सकता है। बट अगर कोई गारंटीड अगर कुछ टैक्स वगैरह कट रहा है या कोई चार्जेस हैं, तो वो कट करके उसको पैसा मिलेगा। बट अगर टर्म पूरा हो रहा है, नहीं 10 साल भुगतान करना था, 3 साल भुगतान किया, तो 10 साल बाद अगर पैसा लेगा तो पूरा पैसा उसको मिलेगा, कोई भी उसकी कटौती वहाँ पर नहीं होगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन हमारा है, कम से कम 3 वर्ष लगातार वर्षों के लिए प्रीमियम जो है भुगतान किया जाना चाहिए, तभी उसका गारंटीड समर्पण मूल्य मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विधि जोखिम अंतरण से संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन फिर आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है। तो जोखिम अंतरण विधि आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या आंसर क्या होगा? बीमा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकांशतः पूछे भी जाते हैं। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई, लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? देखिए, जनरल अगर डेथ होती है, उसकी तुलना में अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, तो वो दस्तावेज जो दिया है इसने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो क्या है? देखिए, पहला है नियोक्ता का प्रमाण पत्र, यानी जहाँ वो सर्विस कर रहा था, वहाँ वहाँ का प्रमाण पत्र, या दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, या इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, या तहकीकात, जिसको एफआईआर रिपोर्ट बोलते हैं, वो। तो तहकीकात जो रिपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, किसमें? एक दुर्घटना मामले में प्रस्तुत किया जाने वाला जो दस्तावेज है, सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। ठीक है। एफआईआर रिपोर्ट है, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट अगर कोई गजब की कहीं पर हो रही है, तो उस व्यक्ति की सबसे पहले तो आपको एफआईआर लिखानी होती है और उसकी सूचना आपको थाने में देनी होगी। वो एफआईआर की कॉपी जो है, वो आपको बीमा संबंधित कंपनी है, उसको आपको प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय एक के। ठीक है।
परिवर्ती जीवन बीमा की जो विशेषता है वो सिवाय एक के है, वो क्या है? लचीले प्रीमियम का भुगतान। ठीक है? सभी हैं, सिवाय एक के पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो तीनों यहाँ पर दी गई हैं, ये 2, 3, 4, ये क्या है? ये आपके परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएँ हैं। क्या है? नकद मूल्य गारंटीकृत नहीं है, बिल्कुल। पॉलिसी मालिक यह चयन करता है कि बचत की संचितियों का निवेश कहाँ किया जाए, बिल्कुल है। उसको ऑप्शन रहता है कि कहाँ का निवेश करना है। न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी भी होती है आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में, बट लचीले प्रीमियम का भुगतान नहीं होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश ने गंभीर बीमारी, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। महेश ने गंभीर बीमारी आरोहक यानी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीद ली है। ठीक है? यानी राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स का मतलब होता है कि जो बीमा पॉलिसी ले रहा है उसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि कोई कैजुअल्टी हो जाती है, अगर वो नहीं रहता है तो प्रीमियम के सारे भुगतान माफ़ कर दिए जाते हैं और नॉमिनी को नहीं भरना पड़ता है। प्रीमियम पॉलिसी वैसे ही कंटिन्यू चलती रहती है जिस तरह से उसे जीवित होने पर चलती है और उसका पूरा लाभ जो है नॉमिनी को मिलता है। तो इस तरह से कुछ राइडर्स होते हैं। जो मैंने राइडर्स आपको बताया है, ये होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। ठीक है? यानी प्रीमियम माफ़ी का राइडर होता है। तो ऐसे बहुत से राइडर्स होते हैं। पॉलिसी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप कस्टमर को बताइए, अगर आप कस्टमर हैं, पॉलिसी किसी से ले रहे हैं, तो आप जो बीमा करने वाला व्यक्ति है, बीमा एजेंट है, उससे आप राइडर्स के बारे में पूछ लीजिए ताकि आप पॉलिसी लेते समय कोई गलती ना करें। आपको जो सही राइडर चाहिए वो राइडर आपको उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है? यानी पॉलिसी का आप सही से लाभ उठा सकें। ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, महेश ने गंभीर बीमारी आरोहक यानी राइडर के साथ एक जीवन पॉलिसी खरीद ली है। उसके कारण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुपदेशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है, इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? ये पूछा जा रहा है। किसे किया जाएगा? सॉरी, यहाँ पे नाम था करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुपदेशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है, इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? ये नॉमिनी बना देता है। ठीक है? तो महेश को तो दिल का दौरा पड़ गया, इनको नहीं मिलना है। भुगतान महेश और करण के बीच समान रूप से बाँट दिया जाएगा। ठीक है? दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि महेश को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन पॉलिसी करण के पक्ष में समुपदेशित है। देखिए, पॉलिसी जो है जिसके पक्ष में समुपदेशित होगी, पैसा उसी को भुगतान किया जाएगा। यानी कि करण के पक्ष में समुपदेशित थी, तो करण को भुगतान इसका मिलेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वो है, अप्रत्याशित घटनाओं के समक्ष सुरक्षा की दृष्टि से आप इसे किसे सुझाएँगे? ठीक है? अप्रत्याशित घटनाएँ जो कभी-कभी अचानक हो जाती हैं, कभी जा रहा है रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो उसमें क्या है, कौन-सी आप बीमा देंगे, ना कि उसको ऋण पत्र बाँटेंगे, ठीक है? ना एफडी देंगे और ना शेयर बाज़ार के प्लान दे देंगे। आप उसको क्या देना चाहिए? बीमा देंगे, ठीक है? किसके लिए? अप्रत्याशित घटनाओं के, जो आप सोच नहीं सकते हैं, कौन-सी घटना घटित हो जाएगी, है ना? कभी अचानक बीमार हो गए, उसके लिए क्या चाहिए? आपको हेल्थ पॉलिसी चाहिए, है ना? कोई कैजुअल्टी, आप अचानक ही बीमार नहीं होते हैं, तब भी डेथ हो जाती है किसी की, तो क्या रहता है? अप्रत्याशित घटना है ये, तो नॉमिनी को उसका लाभ होगा, तो इसलिए उसको क्या देना है? बीमा देना है आपको, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अमूर्त उत्पाद है? अमूर्त उत्पाद यानी साबुन मूर्त है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। कार मूर्त है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। मकान भी मूर्त है, लेकिन जीवन बीमा को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा अमूर्त उत्पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन-सा कथन एक ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिसके विरुद्ध बीमा कंपनी ने से ऋण लिया गया है? नीचे दिया गया कौन-सा कथन ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिसके विरुद्ध बीमा कंपनी से ऋण लिया गया है? पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में समंदेशित करना है होगा, या ऐसी पॉलिसी का बीमा कंपनी के पक्ष में नामांकन पॉलिसी के समुदेशन के कारण रद्द हो जाएगा, या नौमंती का अधिकार पॉलिसी में बीमा कंपनी के हित की सीमा तक प्रभावित होगा, या पॉलिसी ऋण आमतौर पर पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत प्रतिशतांक तक सीमित रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है? कभी-कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो अचानक आ जाते हैं और जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, कभी-कभी जल्दी में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा है, वो आपका जो है आंसर आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पात्र नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन-सा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी यानी ग्रुप हेल्थ जो होता है इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, उसके लिए पात्र नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, संघ के पेशेवर सदस्य हैं, वो भी पात्र रहेंगे। किसी संगठन के क्रेडिट कार्ड धारक हैं, वो भी इसमें पात्र होंगे। किसी भी कंपनी के कर्मचारी हैं, वो भी पात्र रहते हैं। लेकिन समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के प्रयोजन से गठित असंबंधित व्यक्तियों का समूह, यानी कि किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि चलो हम भी सम्मिलित हो जाएँ, जबकि वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे होते हैं। यानी उस उठाने के प्रयोजन से, उसका लाभ उठाने के प्रयोजन से उसमें जो है जुड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपात्र होंगे उसके, ठीक है? ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में समायोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का अंतर अस्थायी आवंटन क्या दर्शाता है? संसाधनों का अंतर अस्थायी आवंटन क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। संसाधनों का अस्थायी आवंटन, समय के साथ संसाधनों का आवंटन या संसाधनों के आवंटन का विशाखन या सही समय आने तक संसाधनों के आवंटन को स्थगित रखना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, संसाधनों का अंतर अस्थायी आवंटन क्या दर्शाएगा? समय के साथ संसाधनों का आवंटन दर्शाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। देखिए, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि परिवर्ती जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी होती है, ठीक है? तो ये हमारा सही नहीं क्वेश्चन है, वो आपको बताना है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। पॉलिसी में देखिए, नगद मूल्य खाता होता है, ठीक है? बिल्कुल होता है, नगद ही आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। पॉलिसी न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। परिवर्ती जीवन बीमा एक स्थायी बीमा पॉलिसी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? अस्थायी पॉलिसी के लिए बताया गया है। तो अस्थायी नहीं होती परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसी, ये स्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती। इसलिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन गलत होते हुए भी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिदृश्यों में मृत्यु के आसन्न कारण का पता लगाना है। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, यानी घोड़े से गिर कर के अजय की पीठ टूट जाती है और उसे जल में गिर जाता है, उसके निमोनिया हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में। तो यहाँ पर घोड़े से गिरना स्टार्टिंग है, यानी घोड़े से न गिरा होता तो ये सब न हुआ होता, इसलिए घोड़े से गिरना क्या है? मृत्यु का आसन्न कारण है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड कॉलिंग क्या है? कोल्ड कॉलिंग, ये देख लीजिए, नया क्वेश्चन है। कोल्ड कॉलिंग क्या है? ग्राहकों से उस समय मिलना जब जेब वे सर्दी से पीड़ित हैं, जब वे सर्दी से पीड़ित हैं, यहाँ पे गलत प्रिंट है, तो जब वे सर्दी से पीड़ित हैं, कोल्ड कॉलिंग, ठीक है? अगला क्या है? सर्दियों से ग्राहक मिलना है, सर्दियों में ग्राहक मिलना है तब। तीसरा है, आग बुझाने के बाद ग्राहक से मिलना, ये भी गलत है। अघोषित रोगों से मिलना, देखिए कोल्ड कॉलिंग मतलब जैसे आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं या लोगों के रेफरेंस से हैं, तो उनसे मिलना है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश, जिनको आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, अघोषित रूप से लोगों से मिलना, ठीक है? वो आपकी कोल्ड कॉलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक संबंध में पहली दर्शाई धारणा बनाई जाती है। ग्राहक के संबंध में पहली धारणा आप क्या बनाते हैं, वो आप बताइए मुझे। तो यहाँ पर क्या है? आश्वस्त होकर या समय का पाबंद होकर, दिलचस्पी दिखाकर या समय का पाबंद होकर, दिलचस्पी दिखाकर और आश्वस्त होकर, तीनों होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शंस आए हैं, इसलिए आपका सही है। यानी ग्राहक के संबंध में पहली धारणा आपकी यही होनी चाहिए कि समय का पाबंद हो। जिस समय आप कस्टमर को कमिटमेंट करें कि मैं इस समय आपके से मिलने आऊँगा, आप मुझे समय दीजिए, तो 10 बजे का अगर आपने उसको समय दिया हुआ है, क्या मालूम किस तरह से कस्टमर ने आपको समय निकाल कर के, बहुत मूल्यवान समय होता है, इसलिए समय को आप विशेष वरीयता देते हुए समय के पाबंद बने और समय से ही उस कस्टमर से 10 बजे अगर आपने समय दिया है, तो 10 बजे ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। भले 10 से बजे से कुछ मिनट पहले भी आप पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में पहुँचते हैं, क्योंकि बाद में क्या रहता है, फिर कस्टमर कहता है मुझे कहीं दूसरी जगह जाना था और बड़ी मुश्किल से आपको मुझे 10 मिनट समय देने थे, लेकिन आप थोड़ा-सा लेट हो गए, अब मुझे निकलना है, तो मेरे पास समय नहीं है, ठीक है? तो वो आपकी कॉलिंग गलत हो सकती है, आप उससे
नहीं मिल पाएँगे, तो इस वजह से समय का विशेष आपको पाबंद होना है। दिलचस्पी दिखाएँगे, अगर आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं अपने वर्क में, तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं और अच्छे तरह से उसको पॉलिसी सेल कर पाएँगे। आश्वस्त होकर, पूर्णतया उसको आश्वस्त भी करना है, आप भी आश्वस्त हो जाएँ, जो पॉलिसी आप उसको देने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, पूरी जानकारी आप अपने पास रखेंगे, तभी आप कस्टमर को वो पॉलिसी दीजिए, बताइए जा कर के, जिससे कि वो भी आश्वस्त हो और आप भी आश्वस्त हों। अगर वो पूछ लेता है, उसमें बीच में क्वेश्चन पुट अप कर देता है कि ऐसा अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वहाँ पर अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि पॉलिसी आप देने गए थे बट आपको ही नहीं पता इस पॉलिसी में क्या होने वाला है आगे। तो आप उस पॉलिसी को कैसे सेल करेंगे वहाँ पर, है ना? कस्टमर आपसे टूट जाएगा, वो दूसरी जगह भी पॉलिसी ले सकता है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है, वो आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में काफ़ी समय जा रहा है। इस बेस से मैं फ़िलहाल क्वेश्चंस को ही बता रहा हूँ। कथन सही है, वो आपको पढ़ लेना है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है पढ़ के बता देता हूँ, सिर्फ़ सही कथन मैं ही पढ़ रहा हूँ। जीवन बीमा पॉलिसियाँ आश्वासन संविदाएँ होती हैं, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति संबंधी संविदाएँ होती हैं। देखिए जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? आश्वासन संबंधी होती हैं। यानी कभी कोई कैजुअल्टी हो गई, आश्वासन मिल रहा है उसको, तो हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। आपके पैसे की सुरक्षा है, आपके मकान की सुरक्षा है, आपके घर की सुरक्षा है। लेकिन जो साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ होती हैं, वो केवल क्या होती हैं? एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है। अगर कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, यानी क्षति अगर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल में चोट लग गई, कार में कुछ नुकसान हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है बीमा कंपनियाँ करती हैं, किसमें? जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से मामले का जीवन बीमा कंपनी द्वारा नकारने या स्थगित किए जाने की संभावना है? कुछ मामले नीचे दिए गए हैं, इसमें कौन-सा ऐसा मामला है जिसमें कंपनी जो है उसको नकार देगी यानी स्थगित कर देगी, यानी हम जो है क्लेम नहीं देंगे। तो देखिए पहला है गृहिणी जिसका कोई आय नहीं है, उसको भी नहीं नकारेगी। 18 वर्षीय व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी नहीं। एक मोटा व्यक्ति है, वो भी नहीं आएगा। लेकिन एड्स से पीड़ित अगर व्यक्ति है, तो उसको वो उस पॉलिसी दस्तावेज़ को नकार देगी। इनमें से सभी व्यक्तियों को वो पॉलिसी दे सकती है, यानी कि गृहिणी कोई है, जिसका कोई आमदनी नहीं है, उसकी भी पॉलिसी की जा सकती है। स्वास्थ्य 18 साल के व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी कर सकते हैं पॉलिसी। एक मोटा व्यक्ति है, उसकी भी बीमा जो है लाइफ़ इंश्योरेंस किया जा सकता है, बट एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है, उसका हम बीमा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो कंपनी इस दस्तावेज़ को नकारने की संभावना है, संभावना के पूर्णतया ही इसको नकार देगी, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।